ये समय है मंगल ग्रह से आई एक और अपडेट का। बेहद इंटरेस्टिंग खोज, मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर से बेहद इंटरेस्टिंग न्यूज और एक विशाल पानी के भंडार की अविश्वसनीय खोज जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। हम हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम पिछले कुछ महीनों की कुछ रिसेंट डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। चलिए इस स्ट्रेंज तस्वीर से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास हाल ही में मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई एक तस्वीर है जो मंगल ग्रह की सतह पर उकेरी गई बहुत ही अजीबोगरीब रेखाओं की एक असामान्य श्रृंखला है, जैसे कि कोई सतह पर किसी भारी चीज को खींच रहा हो। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो समय के साथ मंगल ग्रह की मिट्टी के ऊपर सतह की बर्फ की कुछ बहुत ही सूक्ष्म गति के माध्यम से बना है। लेकिन इस केस में इस गति में बहुत लंबा समय लगने की संभावना है, संभवतः कई हजार साल भी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैटर्न मंगल ग्रह के नॉन पोलर रीजन्स में कैप्चर किए गए थे, जिससे ये सबूत मिलता है कि मंगल ग्रह की बर्फ सिर्फ मार्शियन पोल में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। हमारे पास मंगल ग्रह के क्यूरियोसिटी रोवर से एक शानदार टाइम लैप्स भी है। ये टाइम लैप्स केवल 17 फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे 2 कैमरों द्वारा कैप्चर किया गया है। इसे वास्तव में सोलर कंजंक्शन के ठीक पहले फिल्माया गया था, यानी कि बेसिकली वो समय जब सूर्य पृथ्वी से मंगल ग्रह को ब्लॉक कर देता है और वैज्ञानिकों को रोवर्स या किसी भी मंगल ग्रह के मिशन से 2 हफ्तों के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है। और इसीलिए केवल मनोरंजन के लिए रिसर्चर्स ने ये टाइम लैप्स बनाने का निर्णय लिया, जो बेसिकली हमें मंगल ग्रह की सतह पर 12 घंटे दिखाते हैं। लेकिन यहाँ जो वास्तव में शानदार है वो यहाँ है। इन तस्वीरों के अंदर हमें तरह तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो किसी को भी मंगल ग्रह की सतह पर अनुभव होंगे। ये सामान्य काला डॉट एक कॉस्मिक रे है जो कैमरे से टकराई है, एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक रे जो पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा ब्लॉक हो जाएगी। ये टाइम लैप्स वास्तव में बेहद शानदार है। अब डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेडुसा फॉसे नाम के एक बहुत बड़े रीजन के रडार सर्वे पर आधारित सबसे बड़ी खोज से शुरू करते हैं। ये रीजन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसे हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटी का परिणाम माना जाता था। वास्तव में ये रीजन यहाँ मौजूद है और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बेसिकली भूमध्य रेखा पर है और इसलिए हाल के रडार ऑब्जर्वेशन के दौरान रिसर्चर्स यहाँ जमीन के नीचे स्कैन करने में सक्षम थे और सतह के ठीक नीचे से रडार के रिफ्लेक्शंस के आधार पर बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने में कामयाब रहे। ये मार्स एक्सप्रेस के टॉप पर मंगल ग्रह के रडार का उपयोग करके किया गया था। और यहाँ जो बेहद इंटरेस्टिंग है वो ये है कि उन्हें ये असामान्य एनोमलीज मिली जो कुछ ऐसी चीजों से मिलती जुलती थी जिन्हें हमने मंगल ग्रह के पोलर कैप्स के बहुत करीब से देखा था। और तब बहुत सिमिलर ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या मोटी बर्फ के विशाल भंडार होने की संभावना के रूप में की गई थी। लेकिन पोलर रीजन्स में ये उम्मीद की जा सकती है कि हमें यहाँ सतह पर बहुत ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी। भले ही टेक्निकली ये CO2 बर्फ है और इस बर्फ का अधिकांश भाग साल भर बदलता रहता है, लेकिन नीचे बर्फ की खोज से पता चलता है कि ये पानी की बर्फ हो सकती है। लेकिन अब यहाँ बहुत ही सिमिलर ऑब्जर्वेशंस की गई हैं और हालांकि पहले ये वास्तव में पता नहीं था कि ये किस प्रकार के जमाव थे, क्योंकि ये वॉल्केनिक हो सकता है या शायद सिर्फ तलछट या यहाँ तक कि रेत भी हो सकती है। लेकिन मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके वैज्ञानिक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब रहे और ये केवल तभी पॉसिबल था जब ये बेसिकली पानी की बर्फ हो। पानी की बर्फ ही एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ये सब संभव बनाने के लिए पर्याप्त डेंसिटी और पर्याप्त स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है। इस रीजन को यूमिनिडीज डोर्सम के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा और सबसे मोटी बर्फ जमा होने की संभावना है। लेकिन ये मंगल ग्रह की वास्तविक क्रस्ट के कई सौ मीटर नीचे दबा हुआ है और इस प्रकार ये संभवतः अरबों वर्षों तक अंदर संग्रहित रहा। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे तुरंत ही टोटल रिकॉल मूवी की याद आ गई। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली बर्फ की एक छिपी हुई परत के बारे में दिखाया गया है जिसे सरकार हर किसी से छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वे पृथ्वी पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि इस बर्फ को किसी तरह से पिघला दिया जाए तो मार्स टेराफॉर्म हो जाएगा, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म में किया है। इसमें आर्नोल्ड एक मैजिक एलियन बटन दबाता है जिससे टेराफॉर्मिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियसली हमारे पास एलियंस या मैजिक बटन का तो कोई संकेत नहीं है, लेकिन आश्चर्य में डाल देने वाले भारी मात्रा में बर्फ के वास्तविक प्रमाण हैं। अब सवाल यह है कि कितनी बर्फ है। जाहिर तौर पर पूरे मंगल ग्रह पर एक छोटा सा महासागर बनाने के लिए पर्याप्त है।
इसका आकार कम से कम 3.7 किलोमीटर मोटा है और इसलिए यदि इसे पिघला दिया जाए तो ये एक महासागर बन सकता है जो लगभग 3 मीटर गहरा होगा। बहुत बड़ा महासागर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि नीचे बहुत सारा पानी छिपा हुआ है और ये डिस्कवरी अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। ये संभावित रूप से अरबों साल पहले मंगल ग्रह के पानी के साथ क्या हुआ था इस रहस्य को सुलझाती है, क्योंकि यहाँ मंगल ग्रह पर हमें पिछली कई घटनाओं से पानी के बहुत सारे संकेत मिले हैं, यहाँ तक कि सुनामी के भी संकेत मिले हैं। लेकिन वास्तव में ये पानी गया कहाँ? क्या ये इवेपोरेट होकर अंतरिक्ष में चला गया? क्या ये किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए चट्टान में बंद हो गया या फिर चट्टानों के नीचे छिपा हुआ है? और यहाँ मौजूद सबूतों से पता चलता है कि इसकी भारी मात्रा अभी भी नीचे होने की संभावना है, लेकिन दुर्भाग्य से ये किसी भी संभावित क्रूड मिशन के लिए हमारी पहुंच से परे होगा। कुछ पानी वास्तव में जमीन के नीचे अंदर कई किलोमीटर गहराई में है और इसलिए इस तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी एक दिन अगर हम वास्तव में किसी तरह इस तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं तो ये हमें किसी तरह मंगल ग्रह को थोड़ा अधिक बदलने में मदद कर सकता है, बिल्कुल टोटल रिकॉल मूवी की तरह। ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। हम मंगल ग्रह को रातों रात पृथ्वी जैसे प्लेनेट में नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी ये वास्तव में एक रोमांचक खोज है जो कई रहस्यों को सुलझा सकती है और निश्चित रूप से इसमें अतीत के इस पानी के सबूतों के बारे में कई दूसरी खोजें भी शामिल हैं। सतह पर दिखाई देने वाले सभी सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि ये पानी मंगल ग्रह से एक ही इवेंट में गायब नहीं हुआ था। ये संभवतः कुछ ऐसा था जो अरबों सालों में हुआ था। कुछ इवेंट्स में पानी फिर से सतह पर आ गया और मंगल ग्रह को कम से कम कुछ समय के लिए एक बार फिर पानी से भर दिया और इसलिए यहाँ हमारे पास अतीत में कई बार बहे पानी के बहुत सारे सबूत हैं। इनमें से कई नदी घाटियों की उम्र वास्तव में बहुत अलग है। इसलिए हाल की स्टडीज में से एक रिसर्चर एस्ट्रॉयड क्रेटर का उपयोग करके एक इंटरेस्टिंग तकनीक का उपयोग करके इनमें से कुछ नदी घाटियों की अप्रोक्सीमेट एज डिटरमाइन करने में कामयाब रहे और इसलिए इनमें से कई क्रेटर्स का उपयोग करके और साइज के आधार पर एवरेज एज डिटरमाइन करके और चंद्रमा जैसे ऑब्जेक्ट से क्रेटर्स के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर यहाँ ये पता चला कि इनमें से कुछ नदियों की एज में सैकड़ों लाखों वर्षों तक का अंतर है और इनमें से कुछ रीजन्स में पानी के बहने की कई मेजर घटनाएं भी थीं जो प्लेनेट पर समय समय पर होने वाले मेजर जलवायु परिवर्तनों का संकेत देती हैं। इनमें से कुछ सबूत मंगल को थोड़े अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें झीलें और नदियां रही होंगी और इन नदियों में बहुत सारा पानी बह रहा था, लेकिन ये एक बेहद रेयर इवेंट रहा होगा। इन नाटकीय जलवायु परिवर्तनों के बीच मंगल ग्रह का अधिकांश समय सूखा रहता होगा। बाकी सबूतों से पता चलता है कि नदियों की इरोजन की दर बेहद कम थी, जिससे पता चलता है कि नदियां बहुत कम बहती थीं और पूरी तरह सूखी रहती थीं, जो अपने आप में पिछले 3 अरब वर्षों में मंगल को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। ये वास्तव में सहारा जैसे रेगिस्तानों के समान हो सकता है, जहां अधिकांश भाग बेहद सूखा रहता है। लेकिन प्लेनेट कभी कभार नदी के बेहद नाटकीय प्रवाह और यहाँ तक कि झीलों और महासागरों के बड़े विस्तार को एक्सपीरियंस करता था, जो कुछ समय तक रहता था लेकिन बाद में समय के साथ गायब हो जाता था। ये सब संभवतः किसी प्रकार के मिलनकोविक साइकिल्स के द्वारा संचालित होता था, जो संभवतः सौरमंडल के चारों ओर प्लेनेट के ऑर्बिट के कारण हर 1 लाख सालों में या उससे ज्यादा समय में होता था। और यदि ये सही है तो ये मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस होंगी। बाकी ये प्लेनेट अपने अस्तित्व के अधिकांश समय के दौरान सूखा और रेगिस्तान जैसा रहा है, तो यहाँ जीवन को विकसित होने में बहुत परेशानी रही होगी और इसलिए ये कभी कभार होने वाला जल प्रवाह वास्तव में जीवन को विकसित होने का पर्याप्त मौका नहीं देता होगा। इसलिए मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ जीवन प्रदान करने के बजाय ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता है। इसी वजह से ये प्लेनेट पृथ्वी की तुलना में रहने योग्य नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टडी पर आधारित है। इसलिए शायद हम भविष्य में कुछ स्टडीज में और ज्यादा पता लगा पाएंगे। इसी तरह के डेटा का उपयोग करके कई दूसरे वैज्ञानिकों ने वास्तव में मंगल ग्रह के बारे में कुछ और खोजा जो थोड़ा आश्चर्यजनक था। रिसर्चर्स ने यहाँ एक बार फिर सतह की विशेषताओं की तुलना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के डेटा से की है। खासतौर से एलिजियम प्लेनेशिया जैसे रीजन्स पर फोकस करते हुए रिसर्चर्स ने कम से कम 40 अलग अलग वॉल्केनिक एक्टिविटीज की पहचान की है, जिनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से केवल कुछ करोड़ सालों पहले हुई थी। और अब रिटायर हो चुके इनसाइट मिशन के रिसेंट डेटा पर विचार करने से ये एस्टेब्लिश हुआ कि ऐसा लगता है कि यहाँ आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के संकेत मिल रहे हैं।
ये सजेस्ट करता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा बार होते हैं और ऐसा लगता है कि हाल के जियोलॉजिक समय में भी ऐसा हुआ है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यही कारण है जिससे ग्राउंड वाटर ऊपर सतह पर आ जाता होगा, जो संभवतः इन नदियों और झीलों के संकेत बनाते हैं। खासतौर से इसलिए क्योंकि इस हालिया स्टडी में सतह पर कुछ चट्टानों में लावा और पानी की आपस में इंटरेक्शन के संकेत मिले हैं और इनमें से कुछ संरचनाएं अरबों नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी थी। अब इन रिसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी और सतह पर पानी ऊपर आने की घटनाओं से हम कह सकते हैं कि मार्स एक इंटरेस्टिंग प्लेस है और संभवतः उतना डेड नहीं है जितना हम हमेशा से मानते आए हैं। और अब जानते हैं मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर के बारे में और ये कैसे अभी भी चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कुछ समस्याएं आई हैं, इस हेलीकॉप्टर ने अब अपनी 72वीं उड़ान पूरी कर ली है। इस मिशन को 30 दिन के लिए डिजाइन किया गया था और इसे सिर्फ 3 उड़ान पूरी करनी थी और अब 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और 72 से ज्यादा उड़ानें हो चुकी हैं। इस मिशन की टीम ने यहाँ कुछ अविश्वसनीय हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ गड़बड़ियां हुई। वास्तव में पहली बड़ी गड़बड़ी 52वीं उड़ान के दौरान हुई थी। ये अप्रैल 2023 में हुई थी और इस उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर ऐसी जगह लैंड हुआ जहां से वह परसेवरेंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ये बस थोड़ा सा ही दूर था। ये टेक्निकली जानबूझकर किया गया था। ये उस जगह पर उतरा जहां परसेवरेंस एक तरह से जा रहा था और मिशन टीम ने हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस से आगे रखने का फैसला लिया और उसे ऐसी जगह पर उतारा जहां रोवर जा रहा था। और इसलिए 2 सप्ताह तक हेलीकॉप्टर बस इंतजार करता रहा और 61 दिनों के बाद कम्युनिकेशन फिर से स्थापित हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी ठीक है और काम कर रहा है। ये कंकड़ पत्थरों के एक समूह के बहुत करीब लैंड हुआ था जिसे परसेवरेंस के थ्रू वैज्ञानिक देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थोड़े से कंकड़ पत्थरों को देखने के लिए बेसिकली दिशा बदल दी। दूसरी समस्या 53वीं उड़ान के दौरान शुरू हुई। सिस्टम में एक अननोन एरर की वजह से हेलीकॉप्टर को अचानक लैंड होना पड़ा और ये पता नहीं चल पा रहा था कि असल में हुआ क्या है। लेकिन एरर के बावजूद इंजीन्यूटी अपने मिशन को जारी रखते हुए काम कर रहा था। फिर हाल ही में दिसंबर 2023 को 69वीं उड़ान के दौरान इसने 76 मीटर की दूरी का एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक की सबसे लंबी दूरी थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद की फ्लाइट के दौरान इसमें एक बार फिर बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण बेसिकली इसे अपनी उड़ान समाप्त करनी पड़ी और एक बार फिर से ये साफ नहीं हो पाया कि यहाँ आखिर हुआ क्या। और अभी की सबसे रिसेंट उड़ान 72वीं उड़ान के दौरान भले ही हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उड़ान भरने में कामयाब रहा, लेकिन रोवर और हेलीकॉप्टर के बीच कम्युनिकेशन एक बार फिर अज्ञात कारणों से समाप्त हो गया। अभी ये साफ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कम्युनिकेशन क्यों टूट गया। अभी हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये इस साल भी काम करेगा या नहीं, लेकिन ये अभी डेड नहीं हुआ है। जी हाँ, ये पूरी तरह से डेड नहीं हुआ है, बल्कि इसके ब्लेड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। नासा ने हाल ही में 72वीं उड़ान के दौरान रिसीव की गई तस्वीरें एनालाइज की और पाया कि ब्लेड का एक बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से गायब है। ये हालिया उड़ान के दौरान हुआ होगा। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का रोवर के साथ अभी भी कम्युनिकेशन है और ये अभी भी काम करता प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक कि इसमें पावर भी है, लेकिन क्योंकि उड़ान अब संभव नहीं है, इसलिए मिशन टीम ने ऑफिशियली 18 जनवरी की इस उड़ान को हेलीकॉप्टर की आखिरी उड़ान घोषित कर दिया है। लेकिन इस फैक्ट पर विचार करते हुए कि इसने ओरिजिनली प्लान्ड मिशन से 14 गुना ज्यादा दूर और 33 गुना ज्यादा समय तक उड़ान भरी और प्रत्येक फ्लाइट का समय करीब 2 घंटे से ज्यादा था, जो बिल्कुल इंसेन है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस बारे में कुछ जानते हैं कि क्या हुआ था और वास्तव में टूटा कैसे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। 72वीं उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हवा में लगभग 12 मीटर ऊपर उठा और 5 सेकंड तक मंडराता रहा, लेकिन जैसे ही नीचे उतर रहा था कम्युनिकेशन अचानक टूट गया और कैप्चर की गई अंतिम तस्वीरों में से एक में यह पता चला। इसलिए या तो ब्लेड जमीन से टकराया और संभवतः टूट गया, या हो सकता है कि पुराने हो गए होंगे और इस प्रोसेस में वे अलग हो गए। तस्वीर से हम बता सकते हैं कि ब्लेड का लगभग 1/4 हिस्सा लगभग गायब है, लेकिन क्योंकि इस फ्लाइट का डेटा सेव नहीं किया गया था, इसलिए हम नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। ये पिछली उड़ान के दौरान ली गई अंतिम तस्वीरों में से एक है और ये बेहद शानदार लग रही है। अच्छी बात यह है कि परसेवरेंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इसलिए वह अगले कुछ हफ्तों में आखिरी बार
हेलीकॉप्टर का एक शॉट लेने में कामयाब हो सकता है, लेकिन ये अपने रास्ते में आगे बढ़ने वाला है। इसलिए कुछ महीनों बाद नासा हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से संपर्क खो देगा और ऑफिशियली मिशन का अंत हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट कि इतने लंबे समय तक ये जीवित रहा सच में बेहद शानदार है। ये धूल भरी आंधियों से बच गया, मंगल ग्रह की सर्दी से बच गया, ये मंगल ग्रह की धूल में भी ढका रहा। इसका एक सेंसर भी टूट गया था, लेकिन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर संबंधी कई बड़ी समस्याओं के बाद भी ये ठीक काम करता रहा। यदि इसका ब्लेड नहीं टूटा होता तो इसकी काफी संभावना थी कि ये काफी समय तक चलता रहता। तो ये एक बिल्कुल इनक्रेडिबल मिशन है। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी फ्लाइट्स ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेलीकॉप्टर्स के बारे में इतना डेटा कलेक्ट किया है कि नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर ब्लेड की टेस्टिंग शुरू कर दी है। और इस मिशन से जो भी सीखने को मिला है उसका उपयोग टाइटन पर उतरने वाले दूसरे हेलीकॉप्टर मिशन पर कर रहे हैं। और इसलिए मंगल ग्रह के सबक के आधार पर ड्रैगन फ्लाई मिशन को थोड़ा सा फिर से डिजाइन किया गया है। भविष्य में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले कुछ मिशनों में और ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भेजे जाने की संभावना है, जो परसेवेरेंस रोवर द्वारा छोड़े गए सैंपल्स को कलेक्ट करने में भी सक्षम होंगे। और इसलिए बेसिकली इस बेहद सुंदर मिशन ने संभावित रूप से दूसरे प्लेनेट की खोज के लिए रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर आश्चर्यजनक रूप से एफिशिएंट है और एक सामान्य रोवर की तुलना में कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये सस्ता है या कॉस्टली ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन री-ट्रैवल मिशन निश्चित रूप से कॉस्टली है और यही इस मिशन टीम की पहली समस्या है। हाल ही में कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सैंपल रिटर्न मिशन थोड़ा महंगा हो सकता है और इसलिए जब तक नासा मिशन को फिर से डिजाइन करने और इसे सस्ता बनाने में सक्षम नहीं होता है तब तक ये मिशन जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए परसेवेरेंस जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है उन्हें सतह पर छोड़ रहा है। वे कुछ समय के लिए वहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन हम उन्हें कलेक्ट करने में कामयाब जरूर होंगे। तब तक मंगल ग्रह की सतह इन लाइट सेबर्स से ढकी रहेगी। प्रीवियस कुछ रीसेंट स्टडीज और रीसेंट डिस्कवरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।